नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य इतिहास पेपर के अंतर्गत हिंदी साहित्य में नामकरण एवं काल विभाजन का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी साहित्य इतिहास में नामकरण एवं काल विभाजन का महत्व जान सकेंगे, काल विभाजन एवं नामकरण का आधार जान सकेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतों से परिचित हो सकेंगे तथा हिंदी साहित्य इतिहास में एक सर्वमान्य नामकरण और काल विभाजन के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम काल विभाजन की आवश्यकता और महत्व के विषय में चर्चा करते हैं कि हमारी दृष्टि उदाहरण के लिए पहले शरीर के विभिन्न अंगों का अवलोकन करती है, तभी हम संपूर्ण शरीर का दर्शन कर सकते हैं। चाहे शरीर किसी शास्त्र का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी इतिहास का हो, उसके अंग प्रत्यंग को देखने के बाद ही हम उसको संपूर्णता से उसे समझ सकते हैं। किसी भी विशाल वस्तु पदार्थ आदि को बिना अवयवों में बांटे हम उसके महत्वपूर्ण स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते। और जो हिंदी साहित्य है उसका तो हजारों साल पुराना इतिहास है, हजारों साल से हिंदी साहित्य चला आ रहा है। तो उसके अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम उसको विभिन्न कालखंडों में विभाजित कर लें और उसका नामकरण, एक सम्यक नामकरण उसे प्रदान कर दे। ये हिंदी साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसके अतिरिक्त साहित्य का सम्यक अध्ययन तभी हो सकता है जब उसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जा सके और विभिन्न उनको अध्यायों में बांटा जा सके। उसके बिना संपूर्ण साहित्य के स्वरूप को समझना दुष्कर है, बल्कि असंभव है। लगभग सभी साहित्यकारों ने अपने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों में साहित्य की अखंड परंपरा को निरूपण करते हुए उसे विभिन्न खंडों में विभाजित करने का प्रयास किया है। साहित्य इतिहास में काल विभाजन हिंदी साहित्य इतिहास में विशेषकर एक समस्या रही है। साहित्यिक प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन, उसके मध्य कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती कि इस तिथि से या इस दिन से या इस वर्ष से एकदम अलग प्रकार से साहित्य लिखा जाने लगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। सामान्य इतिहास में तो यह सुविधा होती है कि इतिहासकार किसी भी शासक के राज सिंहासन ग्रहण करने के दिन से एक नए काल का आरंभ कर सकता है। जैसे हम दिल्ली सल्तनत का काल लेते हैं या मुगल काल लेते हैं उदाहरण के लिए, परंतु साहित्य इतिहासकार के पास ये सुविधा नहीं होती। इसलिए साहित्य इतिहास का विभाजन कुछ आधारों पर किया जाता है। उसके लिए कुछ आधार निश्चित किए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्वानों उन जैसे जैसे जो विद्वान थे उन्होंने काल विभाजन के लिए अनेक आधार अपनाए। तो जैसे उनके काल विभाजन में हम देखेंगे कभी वे शासक के नामकरण के आधार पर उस कालखंड का नाम रखते हैं, या कभी कवि की प्रतिभा के आधार पर, या कभी एक कालक्रम के आधार पर। तो हम इन विभिन्न नामकरणों और काल विभाजन के अध्ययन से पूर्व काल विभाजन और नामकरण का क्या आधार है और उस पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर करते हैं। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में काल विभाजन का आधार और उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये देखिए आप, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहला जो आधार है वह ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हो सकता है। इसका उदाहरण वे प्रस्तुत करते हैं आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, संक्रांति काल इत्यादि। दूसरा आधार शासक एवं शासनकाल के अनुसार हो सकता है, जैसे एलिजाबेथ युग है, विक्टोरिया युग है, मराठा काल है। तीसरा आधार लोकनायक या उसके प्रभाव के अनुसार हो सकता है, काल पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है उसके आधार पर, जैसे चैतन्य महाप्रभु के नाम पर चैतन्य काल बांग्ला साहित्य में, या गुजराती साहित्य में गांधी युग। अगला आधार हम साहित्य नेता और उसके प्रभाव और उस प्रभाव की परिधि के आधार पर कर सकते हैं। जैसे बांग्ला साहित्य में हम रविंद्र युग, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग आदि नामकरण इस आधार पर करते हैं। अगला जो आधार हो सकता है राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे भक्ति काल है, पुनर्जागरण काल है, सुधार काल है, या युद्धोत्तर काल है, या स्वातंत्र्योत्तर काल है। साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर भी काल
विभाजन और कालों का नामकरण किया जा सकता है, जैसे रोमानी युग है, रीति काल है या छायावादी युग है। तो इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने ये नामकरण का विभिन्न आधार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अब जब हम हिंदी साहित्य इतिहास में ये नामकरण और काल विभाजन देखते हैं तो हम शुरू में देखते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा तो पुरानी रही है। मध्यकाल में भी कुछ ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें कवियों का विवरण मिलता है या उनके संदर्भ में कुछ जानकारी हमें मिल जाती है, कुछ सामग्री मिल जाती है, परंतु साहित्य इतिहास का जो वैज्ञानिक लेखन हमें हम मानते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी में वह शुरू हुआ था। गासा द तासी को हम पहला हिंदी साहित्य इतिहास लेखक मान सकते हैं। उनका जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड वे हिंदुस्तानी, इसमें उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार केवल उन्होंने कवियों का परिचय प्रस्तुत किया। इसमें साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कोई नामकरण भी नहीं किया। इसमें उन्होंने हिंदी के कवियों की रचनाओं का कम और उर्दू के कवियों की रचनाओं का अधिक विवरण दिया। तो इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन को ही पहले ऐसे साहित्य इतिहासकार माना जा सकता है, ऐसे विद्वान माना जा सकता है जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य को 12 कालखंडों में विभाजित किया। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, शासक, प्रमुख साहित्यकार आदि के नाम के आधार पर ये उन्होंने विभाजन किया। तो ये जो 12 उन्होंने खंड बनाए या 12 जो अध्याय कह सकते हैं, ये इस प्रकार हैं। इन्हें हम देखें तो चारणकाल 700 से लेकर 13वीं ईस्वी तक, इसके बाद 15वीं सदी तक का धार्मिक पुनर्जागरण, इसके बाद जायसी और उनकी कविता, फिर वे कहते हैं ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसके बाद मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास के बाद अगला नामकरण उन्होंने कर दिया रीतिकाल 1580 ईस्वी से लेकर 1692 ईस्वी तक। फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद 18वीं शताब्दी 1701 से 1800 ईस्वी तक। इसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद अंतिम अध्याय में विविध अज्ञात कवियों के विषय में उन्होंने उल्लेख कर दिया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से देखें तो काल विभाजन और नामकरण का इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि किसी भी दिशा में उठाया गया जो पहला कदम होता है वह अपने आप में एक महत्व रखता है। परंतु फिर भी ये जो काल विभाजन है इसमें अनेक दोष हैं। पहला दोष तो ये है कि उन्होंने इसमें अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य में स्थान दे दिया। दूसरा इसमें दोष हम कह सकते हैं कि पहला काल विभाजन 1300 ईस्वी तक सीमित है और दूसरा काल विभाजन 15वीं सदी के से आरंभ होता है। आप इसमें देखिए, पहला उन्होंने चारणकाल माना है 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक, और उस सदी के धार्मिक पुनर्जागरण का उल्लेख करते हैं। इसका मतलब उन्होंने 14वीं सदी को बीच में छोड़ दिया है। तो ये भी इस काल विभाजन के एक दोष हम कह सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन और नामकरण का एक नया और एक स्वस्थ दृष्टिकोण कह सकते हैं वह अपनाया। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन की तुलना में जो इनका काल विभाजन है वह अधिक तर्कसंगत है, अधिक जिसे विकसित कह सकते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन उन्होंने इस प्रकार किया है। अब देखिए, आरंभिक काल, इसके उन्होंने दो उपखंड बनाए। इसमें पूर्वारंभिक काल संवत 1700 से 1343 और उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से 1444 तक। इसके बाद वे माध्यमिक काल कहते हैं। इसमें भी दो भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 तक। इसके बाद तीसरा काल वे अलंकृत काल उन्होंने माना है। इसमें भी उसी प्रकार दो खंड कर दिए, पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 तक और उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 तक। इसके बाद चौथा काल परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 तक और अंत में वर्तमान काल संवत 1926 से आगे तक। मिस्र बंधुओं ने देखिए कुल मिलाकर 8 कालखंड या इसमें उपखंड कुल मिलाकर 8 उन्होंने 8 ये खंड इसमें बनाए। इसमें व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है। फिर भी इसमें कुछ दोष और कुछ कमियां रह गई हैं। देखिए, लेखकों ने जो उनका आरंभिक काल है, माध्यमिक काल है, वर्तमान काल है, ये कहते हैं कि लेखक कि ये तो उन्होंने कालक्रम के आधार पर कर दिया नामकरण, जबकि अलंकृत काल उन्होंने एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण कर दिया।
इसी प्रकार कुछ कालखंडों को उपखंडों में विभाजित कर दिया, जैसे पहले, दूसरे और तीसरे काल को, लेकिन चौथे और पांचवें काल को उन्होंने कालखंडों में विभाजित नहीं किया। तो ये उनके इस विभाजन में भी कुछ दोष, कुछ कमियां रह गई हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें वे काल विभाजन और नामकरण का उन्होंने एक सटीक और एक वैज्ञानिक और एक तर्क संगत उन्होंने प्रयास किया है, जो प्रवृत्ति विद्वानों को लगभग मान्य भी हुआ है। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को लगभग चार भागों में इस प्रकार बांट दिया। पहला है आदिकाल, वीर गाथा काल। देखिए, आचार्य शुक्ल ने दोहरा नामकरण प्रस्तुत किया, प्रवृत्ति के आधार पर भी, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी और कालक्रम के आधार पर भी। तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, जो शुरू का काल है, उसे वे वीर गाथा काल कहना तर्क संगत समझते हैं। इसकी सीमा वे 1050 से 1375 संवत निर्धारित करते हैं। दूसरे काल को वे पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल इसका दूसरा नाम है, 1700 से 1900 तक का काल, संवत 1700 से 1900। और चौथा काल आधुनिक काल, इसे गद्य काल उन्होंने कहा है, ये संवत 1900 से 1984 तक। देखिए, शुक्ल ने हिंदी साहित्य में जो ये काल विभाजन किया है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। उन्होंने पहली बार ये दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने साहित्य का कालक्रम व साहित्यिक प्रवृत्ति दोनों के आधार पर ही ये नामकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल 4 भागों में बांटकर उसे सरल बना दिया। इसके बावजूद उनके काल विभाजन नामकरण में अनेक दोष रह गए। उनका सबसे बड़ा दोष वीर गाथा काल के नामकरण को लेकर ही है, क्योंकि ये नाम है वो विद्वानों को मान्य नहीं हुआ। विद्वानों ने इसे नाम को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि अनेक जो रचनाएं हैं जिनके आधार पर वीर गाथा काल, इसे शुक्ल जी ने कहा था, वो अनेक रचनाएं अप्रामाणिक या अप्राप्य हुई या उनमें वीरता की प्रवृत्ति नहीं थी। अनेक तर्क इस प्रकार के दिए। आचार्य शुक्ल के द्वारा जो प्रस्तावित वीर गाथा काल ये बिल्कुल ही अमान्य सिद्ध हो गया। आचार्य शुक्ल द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप ही फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नामकरण और काल विभाजन को देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 5 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। पहला काल है संधि काल, संवत 750 से 1000 तक। दूसरा काल चारण काल है, संवत 1000 से 1375 तक। तीसरा काल वे भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 तक। इसके बाद रीति काल है, संवत 1700 से 1900 तक। और पांचवा आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। यानी जब तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, उस समय तक का काल ये 5वां काल मानते हैं। तुम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 750 से माना है। तो इस कारण उन्होंने अपभ्रंश के कवियों और उनकी रचनाओं का भी हिंदी साहित्य में समावेश कर दिया। इसके अतिरिक्त फिर अन्य विद्वानों ने भी नामकरण और काल विभाजन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने किस प्रकार नामकरण और काल विभाजन प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले काल को आदिकाल नाम दिया है और सन 1000 से 1400 ईस्वी तक इसकी समय सीमा निर्धारित की है। दूसरे काल को वे भक्ति साहित्य कहते हैं। उन्होंने भक्ति काल न कहकर इसे भक्ति साहित्य नाम दिया है। सन 1400 से 1650 ईस्वी तक का समय है ये। इसके बाद रीति काल या प्रेम मार्गी काल, सन 1650 से 1850 ईस्वी तक। और अंतिम जो है चौथे नंबर पर आधुनिक काल, सन 1850 से अब तक का काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण में हम ये कमी कह सकते हैं कि उन्होंने जो 3 काल है, पहला, तीसरा और चौथा, इनका तो जो नामकरण है वो काल के आधार पर कर दिया, जबकि उन्होंने भक्ति काल को भक्ति साहित्य नाम से अभिहित किया। इसी प्रकार तीसरे काल में भी उन्होंने काल के आधार पर न करके रीति काल या प्रेम मार्गी काल नामकरण कर दिया। तो इन्होंने एक निश्चित आधार उन्होंने नहीं अपनाया, जबकि उन्होंने जो प्रारंभिक काल या जो शुरू का काल है उसे जो आदिकाल नाम दिया, वो लगभग विद्वानों को मान्य हो गया और इस काल के लिए अब यही नाम प्राय प्रचलन में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
भी अपने मत अनुसार नामकरण और काल विभाजन प्रस्तुत किया है। इन्होंने संवत 1000 से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। इनका मत है कि हिंदी साहित्य या पुरानी हिंदी की रचनाएं संवत 1050 में नहीं बल्कि संवत 1000 से ही मिलनी आरंभ हो गई थी। तो उन्होंने जो ये अपना नामकरण और विभाजन प्रस्तुत किया, इसमें पहले काल को व्याधिकाल कहते हैं, संवत 1000 से 1400 तक का समय है। उसके बाद पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, संवत 1400 से संवत 1700 तक। फिर तीसरा काल है उत्तर मध्य काल या श्रृंगार काल, संवत 1700 से संवत 1900 तक का काल। उसके बाद चौथा काल है आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से आज तक का काल। इस नामकरण की प्रमुख विशेषता हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने रीतिकाल के स्थान पर श्रृंगार काल नाम दिया है उत्तर मध्य काल को, जबकि कई कवियों ने इसे श्रृंगार काल कहा है, या कईयों ने इसे प्रेम मार्ग या प्रेम काल कहा है, प्रेम विषयक रचनाओं की बहुलता के कारण। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल से अभिहित किया है, परंतु ये दोनों नाम श्रृंगार काल और गद्य काल, आधुनिक काल का जो नाम है, वे उचित नहीं जान पड़ते। जब हम आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि इसमें जो पद्य रचनाएं हैं वे उपेक्षित हो जाती हैं, जबकि इसमें बहुत अधिक काव्य रचना हुई है। इसके पश्चात डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के पश्चात जो नामकरण है वह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। उन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने नामकरण प्रस्तुत किया हिंदी साहित्य का। ये काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी एक व्यापक उन्होंने नामकरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं प्रारंभिक काल, शुरुआरे काल को सन 1184 से 1350 तक। देखिए इसकी समय सीमा वे काफ़ी बाद में ले जाते हैं, जबकि अधिकतर विद्वानों ने इसे लगभग 1000 ईस्वी सन से माना है, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे 1184 से शुरू करते हैं। दूसरा काल पूर्व मध्य काल सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। तीसरा काल उत्तर मध्य काल सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। चौथा काल आधुनिक काल सन 1857 से अब तक का काल। आधुनिक काल को डॉक्टर गुप्त जी कई कालखंडों में विभाजित करते हैं, उपखंडों में। जैसे भारतेंदु युग है 1857 से 1900 तक का समय, द्विवेदी युग है सन 1900 से 1920 तक का समय, छायावादी युग है सन 1920 से 1937 ईस्वी तक का समय, प्रगतिवादी युग है 1937 से 1945 तक का समय, और प्रयोगवाद है 1945 से 1965 तक का समय। तो 1965 में उन्होंने अपना ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत किया था, इसकी रचना की थी। तो उसी समय तक का ये उन्होंने काल विभाजन प्रस्तुत किया है। तो उनका जो ये काल विभाजन है स्पष्ट और व्यापक तो है, परंतु इसमें थोड़ा सा भ्रम है। इसमें उन्होंने आदिकाल में 2 परंपराएं प्रतिपादित की हैं। ये कहते हैं धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। और मध्यकाल में वे विभिन्न परंपराएं, मतलब 3 तो वे मोटे तौर पर 3 परंपराएं, और फिर उन परंपराओं में भी कई उनमें निहित अन्य परंपराएं वे दर्शाते हैं। जैसे 3 जो मुख्य परंपराएं जो उन्होंने संत काव्य परंपरा मध्यकाल में जो प्रस्तुत की है, धर्माश्रय में लिखा गया काव्य, राजाश्रय में और लोकाश्रय में काव्य। तो इस प्रकार ये काफ़ी एक भ्रमित सा काल विभाजन हो जाता है। तो ये भी इस प्रकार का जो ये विभाजन था, जो धर्माश्रय, राजाश्रय या लोकाश्रय का काव्य या धार्मिक रास काव्य परंपरा या इस तरह के, ये मान्य नहीं हो सके। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के बाद डॉक्टर नगेंद्र हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की जो शुरुआत है 7वीं सदी के मध्य से मानी है, 14वीं सदी के मध्य तक ये आदिकाल उन्होंने माना है। इसके बाद भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, यानी जब तक उन्होंने अपना ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रस्तुत किया था उसमें। इसके बाद पुनर्जागरण काल यानी आधुनिक काल को ये विभिन्न उपखंडों में विभाजित करते हैं, जैसे अन्य विद्वानों ने भी किया है। पुनर्जागरण काल, इसका दूसरा नाम भारतेंदु काल देते हैं, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल भी नाम दिया गया इसको, ये 1900 से 1918 ईस्वी तक का समय है। इसके बाद छायावाद सन 1918 से 1938 तक। इसके बाद छायावादोत्तर काल, इसमें 2 प्रकार के प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, ये दोनों काल आ जाते हैं। इसके बाद नवलेखन काल 1953 से आगे का काल।
डॉक्टर नगेंद्र का जो ये काल विभाजन हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही है। इसमें केवल इतना अंतर है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य से माना है, जबकि शुक्ल जी ने इसे 1050 संवत से माना है। द्विवेदी जी ने 10वीं शताब्दी में विभिन्न विद्वानों के विचारों का मंथन किया और उसके पश्चात वे निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा, और इन्होंने यानी द्विवेदी जी ने भी इस काल को पहले से ही 1000 ईस्वी के आसपास से ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो जबकि डॉक्टर नगेंद्र इसे 7वीं सदी के मध्य तक यानी पीछे तक ले जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा दोष हम कह सकते हैं कि इतने पीछे जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी पीछे से किया था, उसमें तो आप तो इस प्रकार के जो इसकी आदिकाल की जो समय सीमा काफ़ी पीछे ले जाते हैं, तो उसमें अपभ्रंश का साहित्य भी समाहित हो जाता है। तो इसके बाद इन नामकरणों के आधार पर हम देखते हैं कि एक सर्वमान्य नामकरण और काल विभाजन क्या हो सकता है हिंदी साहित्य इतिहास का। तो इसमें हम पहले काल को आदिकाल नाम देते हैं, सन 1950 से 1350 ईस्वी तक का काल। दूसरा काल हम भक्ति काल कहते हैं, सन 1350 से 1650 ईस्वी तक का काल है। तीसरा काल है रीतिकाल, सन 1650 से 1850 ईस्वी तक काल। और उसके बाद चौथा काल है आधुनिक काल, 1850 से आगे। अब आधुनिक काल को हम विभिन्न कालखंडों में दोबारा इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें पहला काल है भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1918 से 1900 से लेकर 1918 तक, 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग है। छायावाद है 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक। नई कविता प्रयोगवाद का जो अगला चरण है 1950 से 1960 तक हम कह सकते हैं। उसके बाद 1960 के बाद की जो कविता उसे साठोत्तरी कविता कहते हैं। फिर हम समकालीन कविता भी उसे नाम देते हैं। ये समय हम सन 1960 से 1980 या 1990 तक का मान लेते हैं, और 1990 के आसपास से साहित्य है उसे हम उत्तर आधुनिक काल नाम से अभिहित करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये विविध नामकरण प्रस्तुत किए हैं हिंदी साहित्य इतिहास में, जो भी नामकरण विद्वानों ने किए हैं, और उसके आधार पर ये एक सर्वमान्य नामकरण जो हो सकता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और उसका नामकरण है, ये एक विकट समस्या रही है। प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी अपने आधार पर अपने मत के अनुसार इसका नामकरण और ये काल विभाजन प्रस्तुत करता है। फिर भी कह सकते हैं कि अधिकांश विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, और हिंदी साहित्य को मुख्य तौर से मोटे मोटे 4 वर्गों में बांटा है। उसके बाद में कुछ उपवर्ग बेशक हो गए हैं। तो आदिकाल के नामकरण तथा काल सीमा को लेकर ही अधिक जो विवाद है, जो मतभेद है, वे आदिकाल के विषय में ही है। निर्विवाद रूप से आचार्य शुक्ल द्वारा जो प्रस्तुत काल विभाजन है, नामकरण है, वह ही ज़्यादा प्रचलन में है, और उसी के आधार पर हमने ये एक सर्वमान्य नामकरण और काल विभाजन भी प्रस्तुत किया है। इस व्याख्यान हेतु हमने निम्नलिखित ग्रंथों की सहायता ली है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामजोग शुक्ल द्वारा रचित, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित साहित्यिक निबंध। इसी प्रकार साहित्यिक निबंध की अन्य जो रचना है जिसका के संपादक हैं डॉक्टर रामचंद्र पांडे। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर B.D. विज उसके लेखक हैं, और इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित किया गया है। तो यही था इस व्याख्यान में। नमस्कार।